मेरे प्रिय छात्रों, अभी इसके पहले की वीडियो में हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, विस्तार से अध्ययन किया। आशा है कि जो लोग इस वीडियो के माध्यम से लाभ लेना चाहेंगे वो पूरा लाभ ले सकते हैं। और मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि जो लोग सीरियस हों वो एक रजिस्टर बनाते हुए इस सारी सामग्री को एक रजिस्टर में एक नोट्स के रूप में बना सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में पढ़ाई के काम आ सके। अब आज हम इस वीडियो में अध्याय 1 में ही अर्थशास्त्र की प्रकृति के ठीक आगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत हम इसे 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं सरलता के दृष्टिकोण से। पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक वस्तु आदि। कहने का मतलब ये है कि इसमें सामूहिक रूप से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से एक, चाहे वो इकाई हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे उद्योग हो, चाहे वस्तु हो, चाहे उपभोक्ता हो और चाहे वो एक व्यक्ति हो, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम निम्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न सिद्धांत आते हैं। पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा है मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। और तीसरा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। और चौथा है पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई। और पांचवा है कीमत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइस। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक इकाई के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में, एक उद्योग के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक वस्तु के रूप में हम अध्ययन करते हैं। और निम्न ये जो 5 सिद्धांत बताए हैं ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के ही अंतर्गत आते हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद दूसरा जो है भाग है इसका समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में भी आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में भी आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अंतर यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई के रूप में, एक फर्म के उद्योग में, एक उद्योग के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक वस्तु के रूप में अध्ययन करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें संपूर्ण व्यवस्था को ध्यान को में रखते हुए इसका अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत समग्रों यानी एग्रीगेट्स का अध्ययन किया जाता है, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत हम निम्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। दूसरा है अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड इन एन इकोनॉमी। और तीसरा है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एग्रीगेट्स डिमांड एंड सप्लाई। और अंतिम है, चौथा है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो मेरे कहने का मतलब ये है छात्रों कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक मुद्दों का अध्ययन
व्यक्तिगत रूप में, एक इकाई के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक फर्म के रूप में, एक उद्योग के रूप में और एक उपभोक्ता के रूप में तथा एक वस्तु के रूप में, इस तरह से हम अध्ययन करते हैं। और इनके जो सिद्धांत हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत और कीमत सिद्धांतों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है और इसके अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होते हैं और इसके अंतर्गत हमने पहले बताया कि निम्न सिद्धांतों का अध्ययन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सिद्धांत, समग्र मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत और अंतिम है राष्ट्रीय आय। तो मेरे प्रिय बच्चों इसके अगली वीडियो हम इसके आगे बताएंगे, लेकिन YouTube खोलने से पता चलता है कि समस्त छात्र अभी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि व्यू देखने से पता चल जाता है कि इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं। सरकार की भी मंशा है, हम शिक्षकों की भी मंशा है कि आप जितने भी विषय की वीडियो आपको मिलती जाए, आप उनको एक एक रजिस्टर हर विषय का अलग अलग बना करके इस सारी सामग्री का संकलन कर सकते हैं और इसके आधार पर नोट्स बना करके आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, ताकि जो अप्रैल 2020 से सत्र शुरू हो चुका है उसमें हमारी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। और मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपसे पुनः यह कहना चाहता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने ये कहा है कि अब हमें आने वाले समय में इस तरह की तकनीक के लिए मानसिक रूप से तैयार होना होगा, क्योंकि अभी कोरोना नामक महामारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये विद्यालय 15 मई तक बंद रहेंगे कि 15 जून तक बंद रहेंगे। आप जैसा कि टीवी में, दूरदर्शन में आप देख रहे हैं कि इसके बारे में जो विश्लेषक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोगों को कहना है कि इस महामारी को जून से सितंबर के बीच में ये ज़्यादा फैलने की आशंका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप लोगों को मानसिक रूप से इस बारे में तैयार रहना चाहिए कि हमें अब इस विधि से, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमें पढ़ाई करना है और अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।